Yes. Good evening to all of you. As you know that I am taking second class on the topic socioeconomic offenses, and I am going to discuss the previous year question paper. The question is that differentiate between traditional crimes and socio-economic offenses. As you know that from the first class, I learned that socioeconomic offenses are heinous offenses which affects society at large. Generally, individuals are not victim of the socio-economic offenses. To come to the differences between both, what are the differences? As you know that there are the grounds on which basis I had differentiate between both regarding the grounds on the point of history, mens rea, presumption, burden of proof, victim, heat of passion, mode of operation, motive. My point is that as you know that I am not authority to make differentiate on these points. That's why I had taken some help of some authoritative matter. For example, regarding the history, I had taken the help of 29th report of the Law Commission of India. Regarding the point of mens rea, I had taken the help of the state of Maharashtra versus M. George. Regarding the presumptions, I had taken the help of these provisions. Regarding the burden of proof, I had also taken the help of these provisions. Regarding the victim, as you know that in the case of state of Gujarat versus Mohanlal Jitmalji Porwal versus another, in this case, some statement was quoted, and on that basis, I had made difference regarding the point of victim. In the same case, regarding the state of Gujarat, it was observed. And regarding the mode of operation, 47th report suggested that what are the mode of operation between both. Regarding the motive, 14th 7 report. देखो एक्चुअली क्या होता है, लॉमैन और लेमैन में यही अंतर आता है. कोई भी राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, आपका सब्जेक्ट पर कितना कमांड है, वो इसी बात से पता चलता है कि आपने सोर्स कितना कोट किया है. सोर्स से ही डिपेंड करता है. नॉर्मल चीज आप समझ जाओगे, बाकी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. अब हम सबसे पहले जाएंगे कि भाई ट्रेडिशनल ऑफेंसेज और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज में अंतर क्या है. तो पहला ऑफेंसेज हम आपको बता देंगे. ट्रेडिशनल ऑफेंसेज में चाहे वो रेप का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे थेफ्ट का हो, जब यह सोसाइटी एग्जिस्ट हुई, मतलब यह सोसाइटी का मतलब जब मानव एक सोसाइटी में रहने का प्रयास किया गया. क्योंकि जब अरस्तु लिखते हैं कि मानव ह्यूमन बीइंग एक सोशल प्राणी है. ह्यूमन बीइंग मैन इज ए सोशल एनिमल. तो अरस्तु जब मैन लिखते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, जैसे ह्यूमन बीइंग एक सोशल प्राणी है, जब सामाजिक प्राणी है, तो जब समाज में आप आते हैं तो सोशियोलॉजी कहता है कि समाज में जब आप आते हैं तो उससे कुछ रूल रेगुलेशन और नियम होते हैं, और वह रूल रेगुलेशन से ही समाज चलता है. और दुनिया का कोई भी ऐसा समाज हो, वो इस बात के लिए कभी अलाउ नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति थेफ्ट करे और उसको सजा न मिले. कोई भी समाज हो, थेफ्ट होगा सजा मिलेगी, मर्डर होगा सजा मिलेगी. तो ट्रेडिशनल क्राइम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से चले आ रहे हैं. लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, ये न्यू मॉडर्न टाइम में इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है. जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि व्हाइट कलर क्राइम क्या होगा, तो अब मान लीजिए कि अरबों का संपत्ति है, तब तो अरबों का वो करेंगे, करप्शन करेंगे, घोटाला करेंगे. पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इनकी थी ही नहीं. छोटे छोटे रोजगार हुआ करते थे. छोटे छोटे गांव में सारे ग्रुप, सारे ट्राइबल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते थे. पहले आप सोचिए, कल्पना करिए कि आप शहर में ऐसा लगता है कि हम फैक्ट्री के बिना तो हम किसी चीज पर लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर सकते. लेकिन पहले क्या था कि गांव में ये सारी फैसिलिटी हुआ करती थी, जिसके बेसिस पर आपको शहर आने की जरूरत ही नहीं थी. चाहे आपको पार्टी के लिए, चाहे एक्स वाई जेड, सब कुछ आप जानते हैं. तो ट्रेडिशनल ऑफेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रहा है.
लेकिन 39वीं रिपोर्ट में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में कहा गया है कि दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स ओरिजिन इज फाउंड इन 18th सेंचुरी। जैसे हम आपको बता रहे थे ना कि जब हम आपको इवोल्यूशन जब आपको पढ़ा रहे थे वेरी बिगनिंग में, तभी मैंने कोट किया था इवोल्यूशन में कि 39वीं रिपोर्ट कहती है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस 18वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है और पहली घटना इस मुद्दे पर साउथ सी बबल की है। तो हम कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जो ऑफेंसेस है वो नए ट्रेंड का है, न्यूअर है। अगर हम ट्रेडिशनल से कंपेयर करेंगे तो न्यूअर ही होगा। तो इस बेसिस पर पहला अंतर ये आ जाएगा। एक बात और बता दूं, ये सेमेस्टर के लिए मत तुम सब पढ़ो, या अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। सेमेस्टर तो आते जाते रहेंगे, मार्क्स कम बेसी आना और लिखने की स्टाइल पर होता है, नॉलेज पर तो कभी डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है तो बहुत अच्छा मार्क्स पाओगे। भ्रम है लड़कों का, कभी इस पर डिपेंड ही नहीं रहता। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ो। ये बता दो, ये सेटिस्फेक्शन है पहला कि भाई हिस्ट्री क्या होगी। चलो हिस्ट्री से निकल कर आए हम, अब हम मेंस रिया पर आते हैं। अब मेंस रिया में क्या आता है, अब हम ट्रेडिशनल क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, अब आईपीसी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक्सेप्शन को छोड़ दो, रूल क्या कहता है? रूल तो यही कहता है ना कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या है? एन एक्ट इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट अनलेस इट इज कमिटेड विथ गिल्टी माइंड। इसका मतलब ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में आपको एक्ट सीरियस के साथ साथ गिल्टी माइंड भी होनी चाहिए। अगर एक्ट सीरियस है, प्रोहिबिटेड एक्ट है, लेकिन गिल्टी माइंड नहीं है, तो आपको ट्रेडिशनल ऑफेंस में पनिश नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे हम लोग कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो कहते हैं ना कि whoever commits an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as it likely to cause death। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं कि whoever commits an offense। तो whoever commits an offense ये हो गया हमारा एक्ट सीरियस, जो भी व्यक्ति ऑफेंस को कमिट करता है। whoever commits an act, एक्ट का डिफिनीशन क्या है वो डिफाइन किया गया है, तो वहां पे ये एक्ट सीरियस हो गया। तो क्या whoever commits an act उसको हम पनिश कर देंगे? नहीं, उसको हम पनिश नहीं करेंगे। अब हम सर्च करेंगे क्या मेंटल कंडीशन है कि नहीं है, मेंस रिया है कि नहीं है। तब हम दूसरे पार्ट पर जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है? या तो भाई गिल्टी माइंड हो, मतलब इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ हो, या इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडीली इंजरी एट इज लाइकली टू काज डेथ हो, और विद इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडीली इंजरी एट इज लाइकली, जो भी हो, तीनों पार्ट को लेकर के है। तो ट्रेडिशनल क्राइम हमेशा एक्टस मतलब इस मैक्सिम पर ही डिपेंड करता था, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इस मैक्सिम पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए, जब हम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट पढ़ा रहे थे, तो उसमें था ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में फेरा था। तो फेरा एक्ट के अंतर्गत एक कानून चल रहा था, को प्रोसिक्यूट किया गया था। तो उसमें हमने देखा कि वो स्पेशल लॉ था, और उसमें जब साइलेंट था मेंसरिया के रिगार्डिंग, तो कोर्ट ने सीधा कहा कि दिस इज द स्पेशल लॉ, when the law is silent on the basis of mens rea, it shall be presumed that there is no need of the mens rea। तो इस केस में स्पेशल लॉ में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हम इंटरप्रिटेशन मेंस रिया के विदाउट करते हैं, और यहाँ पर ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में मेंस रिया को हम प्रिज्यूम करके चलते हैं और मेंस रिया को हम फॉलो करते हैं। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया ट्रेडिशनल क्राइम में और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। एक बात और मैं बता दूं कि जब हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहते हैं, तो कल को अगर आपको डब्ल्यूसीसी में और व्हाइट ट्रेडिशनल ऑफेंस में अंतर करने के लिए आ जाए, तो तुम सब आपस में थोड़ा बहुत करके अंतर कर लेना। ये मत कहना कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाया ही नहीं। तो हिस्ट्री हमारी हो गई, मेंस रिया हो गई। अब हम प्रिजम्पशन की तरफ जाते हैं। प्रिजम्पशन क्या कहता है? ट्रेडिशनल क्राइम में क्या कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या हुआ? A person is innocent unless and until it is proved, unless and until he is punished by competent court। प्रिजम्पशन यही हुआ ना कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वह इनोसेंट माना जाएगा। एफआईआर हो गई फिर भी हम इनोसेंट हैं, ट्रायल चल रहा है फिर भी इनोसेंट है, बेल पर है फिर भी हम इनोसेंट हैं। हम कन्विक्ट कब हुए, हम क्राइम कब किए? जब फाइनली कंपिटेंट लोअर कोर्ट ने, अब हायर सुपीरियर जो भी हो तो कंटिन्यूएशन है, जब कंपिटेंट लोअर कोर्ट ने या जो भी कंपिटेंट कोर्ट कन्विक्शन कर दे, तब हम जा करके
वहां पे एक्यूज्ड माने जाएंगे, अदरवाइज हम इनोसेंट ही प्रिज्यूम किए जाएंगे। जब इनोसेंट हम प्रिज्यूम करेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर शिफ्ट कर जाता है? बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज प्रोसिक्यूटर पर शिफ्ट कर जाता है। प्रोसिक्यूटर प्रूफ करेगा कि देखो भाई, प्रिजम्पशन जिसके फेवर में रहेगा वो तो फायदे में ही रहेगा, रहेगा ना भाई। तो वो चला गया, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। लेकिन हम स्पेशल लॉ में आते हैं, वो वे लॉ जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस से डील करते हैं या व्हाइट कलर क्राइम डील करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 34 कहता है या सेक्शन 54 एनडीपीएस एक्ट कहता है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड प्रोसाइकोटिक सब्सटेंस एक्ट कहता है। ये सीधा सीधा कहता है कि प्रिजम्पशन क्या कहता है, कि ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि जिस व्यक्ति के कब्जे में या पोजेशन में इस तरह का ड्रग्स मिलता है वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ही इज ए गिल्टी। अब जब गिल्टी प्रिज्यूम कर लिया जाएगा तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन शिफ्ट कर जाएगा, बर्डन पड़ेगा। और जिसके ऊपर बर्डन केस का पड़ता है वो 99% केसेस में हार जाता है, ये भी बता दूं। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का है, और यहाँ पर है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट का है। ये बेसिक अंतर निकल करके आता है। अपनी तारीफ में कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें डिफरेंस बहुत जल्दी से मिलेंगे नहीं, इसलिए बड़ी बारीकी से समझ लेना, ताकि कल को तुम इंटरव्यू में जाओ, कहीं पर भी जाओ या एग्जाम में, तो बड़ी बारीकी से लिखना। अब वही बात 24 का पीएमएलए भी कहता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। और देखो, जब यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? प्रोसिक्यूटर पर होगा। प्रोसिक्यूटर प्रूफ करेगा कि ही हैड कमिटेड द क्राइम। लेकिन जब यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट एक्यूज्ड पर होगा तो एक्यूज्ड पर बर्डन रहेगा कि वो डिस्प्रूव करे कि ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट से बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड होता है, ठीक ना? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डिपेंड करता है? इसके प्रिजम्पशन पर ही डिपेंड करता है। तो पहला अंतर हमारे हिस्ट्री को लेकर के हो गया, दूसरा पॉइंट मेंसरिया को लेकर हो गया, तीसरा पॉइंट प्रिजम्पशन पर हो गया, चौथा पॉइंट बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर के हो गया। ओके, अब इन तीनों चारों पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। विक्टिम, विक्टिम कौन होता है? ट्रेडिशनल क्राइम में विक्टिम कौन होता है भाई? ट्रेडिशनल क्राइम में विक्टिम एक मिनट, ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनल क्राइम में विक्टिम क्या होता है? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, 10 व्यक्ति हो गए, मर्डर हो गया, कितने का मर्डर हो गया, तो ये चीजें होती हैं। तो ट्रेडिशनल क्राइम में इस तरह की चीजें निकल करके आती हैं कि व्यक्ति बहुत ही छोटा सा ग्रुप होता है, या तो इंडिविजुअल होता है या तो कभी कभार ग्रुप हो जाता है। मान लीजिए दंगा वंगा भड़क गया तो उस तरह के मैटर में भी इस तरह का राइटिंग अफरे, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब आप सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जब आते हैं तो यहाँ पर विक्टिम कौन होता है? विक्टिम होल नेशन होता है, पूरा का पूरा देश ही यहाँ पे विक्टिम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अरबों का करप्शन करके लेकर बैठ जाएं तो भाई, या मान लीजिए कि आप कहेंगे भाई हमने तो बहुत ज्यादा कुछ तो किया ही नहीं भाई, सिर्फ हमने 2000 टीचर का गलत तरीके से अपॉइंट कर दिया, तो इसमें कौन से देश की समस्या खड़ी हो गई? जानते हो क्या होता है जब 2000 टीचरों का गलत तरीके से अपॉइंट हो जाता है? तो लाखों की लाखों संख्या में बच्चों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम नहीं सच्चाई भी हो जाती है, यार हमारे माँ बाप तो गरीब हैं, हमारा तो कुछ जुगाड़ लगाने वाला ही नहीं है, हम पढ़ करके भी क्या करेंगे, हर जगह तो करप्शन ही चलता है, हर जगह तो हमारा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आपके 2000 का इफेक्ट जो होता है पूरे देश के पूरे पॉपुलेशन पर ही उसका फर्क पड़ता है। तो जो इस तरह के जो ऑफेंसेज आप करते हैं तो आप उसका विक्टिम 2000 नहीं होता है, आप मान के चलिए कि 20 करोड़ पॉपुलेशन उसका विक्टिम होता है। जैसे कोई भी बच्चा कहता है तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि देखो भाई हमारा भी सिलेक्शन ऐसे ही हुआ है, फेयर हुआ है, जो भी हो हम लोग प्रयास करते हैं भरसक, लेकिन ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है अगर कहीं पर भी करप्शन किसी भी स्टेट के द्वारा और किसी भी बेसिस पर हो जाए तो, ठीक ना? अब यहाँ पर इस तरह की बात आ गई, तो यहाँ पर निकल करके आ गया कि स्टेट ऑफ गुजरात कहता है, स्टेट ऑफ गुजरात का जो केस है उसमें कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो विक्टिम होता है सोशियो इकोनॉमिक में, नेशन एज ए होल विक्टिम होता है, और एट मास लेवल पे लोग विक्टिम होते हैं। और होता क्या है, यह पूरे के पूरे इकोनॉमिक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है या नेशनल इंटरेस्ट को ही हैम्पर करता है। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में विक्टिम का जो दायरा है बहुत ही वाइडर दायरा है।
इसलिए इस मैटर में, इसलिए देख रहे हो कि यहाँ पर एक तरफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ विक्टिम जो है बहुत लार्ज लेवल पे नहीं होने वाला है, एक क्राइम बहुत हीनस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश की इकोनॉमी को खत्म कर देगा, इसीलिए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। लेकिन इस तरह के मामले में तुम देखो जहाँ की हीनस क्राइम है, जहाँ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, प्रिजम्पशन सीधा एक्यूट के खिलाफ ही जा रहा है। इसको पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को डिस्कस भी किया था कि इस तरह के लॉ को चैलेंज किया गया था कि नहीं प्रिजम्पशन इस तरह का गलत है। जैसे कि मान लीजिए पीएमएलए में उसको चैलेंज किया गया था, बी रामाराजू ने चैलेंज किया था कि 24 जो है, जो प्रिजम्पशन गिल्ट का है वो गलत है। ट्रेडिशनल क्राइम में इनोसेंट का प्रिजम्पशन है, तुम ला करके प्रिजम्पशन आप गिल्ट कर ले रहे हो। तो कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि भाई बी रामाराजू, वो सिंपल मैटर का है प्रिजम्पशन, ये तुम जो ऑफेंस कर रहे हो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत हो रहा है, और पीएमएलए एक्ट में तुम 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। 14,000, पूरा शेयर मार्केट, पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ढह जा रहा है एक मिनटों में। तो इस तरह के मामले में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट क्यों ना लागू किया जाए? तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक ना। अब बर्डन ऑफ प्रूफ, तो विक्टिम तुम देख रहे हो, अब एक व्यक्ति ने क्राइम किया, क्या क्राइम किया? शेयर मार्केट को लेकर के, अब पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिर गया। अब बताओ कि होल नेशन अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई, नेशन अफेक्ट हुआ, नेशनल इंटरेस्ट हुआ, नेशन की इकोनॉमिक हैम्पर हुई। इस तरह के मामले में विक्टिम पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है। हीट ऑफ पैशन होता है। अब इसमें क्या होता है, हीट ऑफ पैशन में क्या होता है? हीट ऑफ पैशन में ट्रेडिशनल क्राइम में क्या होता है? जनरली हीट ऑफ पैशन में ही होता है। कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, मर्डर का हो गया, रेप का हो गया, या इस तरह का हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ जनरली जब मैं लिखता हूँ कि यहाँ कूल माइंड से भी कई बार होता है, और कई चीजें हीट ऑफ पैशन से होती हैं, होता है ना। फाइटिंग शुरू हुई भाई, उसने एक चाकू मारने की बजाय 10 चाकू मार दिया। अब उसकी पत्नी को पता चला कि आहूजा था ना, के एम नानावती वाला केस, तुम लोग पढ़ रहे होगे, बाकी तुम लोग मास्टर हो इसके, तो वही चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कूल माइंड के साथ होता है, और कई बार हीट ऑफ पैशन के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ का जो क्रिमिनल है, जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज वाला क्रिमिनल है, ये घबराता नहीं है। अब पी चिदम्बरम को ले लीजिए, अब मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, अलग बात है कि व्यापम घोटाला में सरकार कभी परमिशन देगी ही नहीं, लेकिन व्यापम घोटाला, चाहे नीतीश कुमार जी का, जो मोदी जी ने 30 घोटाला काउंट कराया था ना कि यहाँ 30 घोटाला इन्होंने किया है, इस तरह का मैटर अलग चीज है। तो इस तरह का जो क्रिमिनल होते हैं, एक क्रिमिनल बहुत जल्दीबाजी में काम नहीं करते हैं, बहुत कूल माइंड से आपस में बैठते हैं, बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और बहुत सोची साजी रणनीति की तरह काम करते हैं। इनमें हीट ऑफ पैशन की नहीं है, इनको नहीं है कि नहीं आज हम ये नहीं करेंगे तो करप्शन नहीं होगा, वो आराम से पूरा प्लानिंग के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे कूल माइंड भी है कि हाँ यार रात को प्लान बनाते हैं, कल को चल करके उसको उसको घेर करके उसके घर को आग लगा देना है, या उसको बुला करके हलवा में वो मिठाई खिला देना है, हलवा हलवा में जहर मिलाकर खिला देना है। तो कई बार इसमें कूल माइंड से भी होता है, और कई बार हीट ऑफ पैशन से भी होता है। लेकिन यहाँ का जो क्रिमिनल होता है सोशियो इकोनॉमिक वाला, वो हमेशा कूल माइंड से काम करता है एकदम। अब मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? अब 47th रिपोर्ट में इस मोड ऑफ ऑपरेशन की चर्चा हुई है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में इसमें क्या होता है, फ्रॉड किया जाता है, यहाँ फोर्स यूज नहीं होता है, फोर्स होता ही नहीं है। आपने कभी सुना कि मिस्टर लालू यादव ने किसी के साथ जाकर के मारपीट किया, या पी चिदम्बरम ने, कोई भी पॉलिटिशियन जाकर किसी के साथ मारपीट किया हो? ये मारपीट नहीं करते हैं, कलम की ताकत से घुमा देते हैं पूरी दुनिया को। यहाँ पे जो होता है फ्रॉड होता है, यहाँ फोर्स यूज नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फोर्स यूज होता है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, फोर्स यूज होता है मैक्सिमम टाइम। जब मैं जनरली लिखता हूँ तो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ फोर्स तो यूज होता है, ये मर्डर है, थेफ्ट है, रेपर है, सेडिशन है। तो यहाँ पर फ्रॉड होता है, फोर्स यूज नहीं होता। और यहाँ पर जनरली फोर्स यूज होता है, कई बार फ्रॉड भी होता है, इसमें दोनों चलेगा, लेकिन इसमें एकदम कूल माइंड से ही होगा। मोटिव की बात क्या है, यहाँ पे मोटिव क्या है कि एवराइज है। एवराइज एक अच्छा वर्ड लगा मुझे, 47th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने खुद ही उस वर्ड को यूज किया था, और मैंने प्रोनाउंसिएशन भी दिया। तो रेवराइज का मीनिंग भी लिख दिया हूँ कि एक्सट्रीम ग्रीड, इस चीज के लिए एक्सट्रीम ग्रीड किसके लिए? फॉर द वेल्थ के लिए
या मटेरियल गेन के लिए। यहाँ लस्ट नहीं होता है, यहाँ पे लस्ट नहीं होता कि हाँ ये हीरोइन बहुत ही सुंदर है, इसको पकड़ करके मैं रेप कर दूं या इसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करूं। यहाँ लस्ट नहीं होता है, यहाँ पे एकदम क्या होता है, ग्रीड होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। अगर ग्रीड होगा तो किसके लिए होता है? वो ग्रीड हल्का फुल्का ग्रीड नहीं होता है कि उसको मोबाइल चुरा लूं, ना ना ना। ये एक्सट्रीम ग्रीड किस कंडीशन में आता है? एक्सट्रीम ग्रीड, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में अंतर होता है। तो यही एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, तुम लोग शायद अगर रट करके लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा काफी देखने के बाद। अवराइस लिख देना, एक्सट्रीम ग्रीड होता है। और एक वर्ड यहाँ पर और यूज करते हो, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है लेकिन रेपेसियसनेस, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे हम लिख दिया हूँ, शोइंग स्ट्रांग एक्सेप्ट डिजायर एक्वायर मनी लाइक दिस, मतलब वही है। कहने का मतलब यहाँ पे का जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा, और अमीर और अमीर और अमीर, अमीर अमीर होते चले जाएं, तो यहाँ पे अवराइज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जनरली, यहाँ का मोटिव होता है हेट, अरे उसने हमें कैसे गाली दे दिया, उसका अब बदला लेना है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ हेट होता है, यहाँ पे लस्ट होता है, रेप है, जितने ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। इस तरह से हमें देखते हैं, एक बार फिर से आते हैं, चलिए जब हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करते हैं, हिस्ट्री में जब आते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस न्यूअर ऑफेंस है, ट्रेडिशनल ओल्ड ऑफेंस है। मेंस रिया की बात आते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जनरली मेंस रिया को एक्सक्लूड करके हम चलते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पर से हम जज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल क्राइम में हम मेंस रिया को फॉलो करते हैं। जब हम प्रिजम्पशन पर आते हैं तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है कि हाँ आपने अपराध किया है, ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा, और जब ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूट पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, और इसमें जब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस करके चलेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाएगा? प्रोसिक्यूटर पे चला जाएगा। ठीक ना? देखो भाई, एक्सेप्शन हमेशा हर जगह हो सकते हैं। जैसे इसका एक्सेप्शन हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 114 ए में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूट पर ही होता है, एक आध दो एक्सेप्शन हो सकता है, रूल की बात करते हैं। अब विक्टिम की बात आ जाती है तो यहाँ पे विक्टिम मास लेवल पे होता है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे होता है, यहाँ विक्टिम इंडिविजुअल ग्रुप पर हो सकता है। यहाँ पे हीट ऑफ पैशन होता है, यहाँ पे सिर्फ कूल माइंड के साथ होता है कि कितना घर खपला करना है, कितना करप्शन करना है। यहाँ पे कूल माइंड के साथ भी हो सकता है, हेट भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है। मूड क्या है कि यहाँ पे मूड जनरली फ्रॉड नहीं हो, फ्रॉड होता है या फोर्स नहीं होता। कोई बड़ा पॉलिटिशियन किसी के साथ जाकर के मारपीट करते हुए नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छोटे मोटे चमचे जो होते हैं आपस में मारपीट करते रहते हैं, फोर्स यूज करते रहते हैं। मोटिव क्या है? इसका मोटिव अवराइज है। अवराइज का मतलब और पैसा से पैसा, और पैसा और पैसा और पैसा। यहाँ पे मेन मोटिव अवराइज नहीं है, यहाँ पे लस्ट है और ग्रीड है। इस तरह से हमने बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, अब अभिषेक, चलो। सर हाँ सर मुझे हाँ, गौरव पूछना भैया। था कि सर आपने डिफरेंस बताया था वाइट कॉलर क्राइम्स और सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कि वाइट कॉलर क्राइम्स हायर इनकम वाले लोग करते हैं और सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत कैटेगरी लोग करते हैं। पर हाँ आपने कहा था कि वो जो क्लर्क्स होते हैं वो करते हैं सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस हाँ, और वाइट कॉलर क्राइम रिच पीपल करते हैं। तो फिर नहीं देखो, बस इसमें यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। तुम यहाँ तक सही समझे थे कि व्हाइट कलर क्राइम रिच आदमी करता है। जैसे मान लीजिए हम लालू यादव का एग्जांपल दिए थे। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में तुम यहाँ तक भी सही हो कि यहाँ रिच भी करता है और पुअर भी करता है। ठीक ना? लेकिन अब अगला पॉइंट है, मैंने उसमें कहा था कि यहाँ पे प्यून भी कर सकता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, और रिच आदमी भी कर सकता है। मतलब कि प्यून भी कर सकता है और लालू यादव भी कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि लालू यादव ने जो क्राइम किया वह सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी आएगा,
और साथ साथ में अगर वो बड़े पैमाने पर किया गया है तो वहीं जाकर के व्हाइट कलर क्राइम में भी आ जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऑल WCC आर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, बट ऑल सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर नॉट व्हाइट कलर क्राइम। अगर जो ऑफेंस व्हाइट कलर क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है उसको सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कंडीशन को पहले फुलफिल करना ही पड़ेगा। जैसे जब हम मर्डर में आते हैं और कल्पेबल होमिसाइड का भी एग्जांपल दिया था, WCC मर्डर हो गया और सोशियो इकोनॉमिक कल्पेबल होमिसाइड हो गया। जब मर्डर में आते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं कि पहला स्टेप हम देखते हैं कि भाई होमिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा स्टेप देखते हैं कि अगर होमिसाइड हुआ है तो विथ इंटेंशन नॉलेज जो भी है 299 में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 299 में कवर होगा तभी अगला क्वेश्चन राइज होगा कि 300 में आता है या नहीं आता है। अगर 209 कोई क्रॉस नहीं कर पाया तो 300 की बात ही नहीं उठती है। उसी तरह से एक ऑफेंस हमने ले लिया तो पहला स्टेज है कि पहला कि ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, यह होमिसाइड के इक्वल हो गया। तो पहला कैटेगरी चलो फुलफिल हो गई, ऑफेंस हो गया। तो ऑफेंस हो गया तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा ऑफेंस हुआ, क्या यह ट्रेडिशनल ऑफेंस हुआ या सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज हुआ। अगर ट्रेडिशनल ऑफेंस हुआ तो वही कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर व्हाइट कलर क्राइम अगर ऑफेंस हुआ, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ, तो चलो ओके, हाँ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया। अब अगर सोशियो कैटेगरी में पहुंच गया, दूसरा स्टेप पहुंच गया, तो हम तीसरा में चेक करेंगे कि क्या यह तीसरा में फिर मतलब फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तीसरा में फॉल कर रहा है, तीसरा में फॉल करने के लिए तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि आपका मतलब हाई सोशल स्टेटस होना चाहिए। और तीसरा था कि ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। मान लीजिए कि दो ही कंडीशन फुलफिल हुआ, वह हाई सोशल स्टेटस का बिलोंग करता था, रेस्पेक्टेबल था, लेकिन वो करप्शन अपने बिजनेस में नहीं किया, वो किसी और एरिया में बिजनेस किया, तो वह सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज में ही रह जाएगा, वह व्हाइट कलर क्राइम में इंटर ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि लालू यादव एक एक पॉलिटिशियन के रूप में सेवा दे रहे थे, उसी टाइम उसका साइड बाय साइड अपना एक बिजनेस भी चला रहे हैं। उन्होंने एज ए CM के रूप में कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन एक कंपनी के डायरेक्टर होने की वजह से उन्होंने घोटाला कर दिया। तो वहां पे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस तो बना, लेकिन व्हाइट कलर क्राइम में नहीं बना। क्यों? क्योंकि तीन कंडीशन थे। पहला रिस्पेक्टेबल था, चलो लालू यादव रिस्पेक्टेबल थे। दूसरा था कि हाई सोशल स्टेटस होना चाहिए, चलो उनका हाई सोशल स्टेटस भी था। तीसरा अपने ऑक्यूपेशन में करना चाहिए, वह अपने ऑक्यूपेशन में करप्शन नहीं किए, वो किसी और ऑक्यूपेशन में करप्शन किए जो उसका पार्ट नहीं था उस समय, तो व्हाइट कलर क्राइम में नहीं जाएगा। ये इसके तीन स्टेज है। ठीक ना? बाकी एक यस बार सर। हाँ, बाकी एक बार जो लिखा हूँ उसको पढ़ लेना, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो मुझे कॉल करना, लेकिन भाई पूरा बकायदे से पढ़कर समझ कर ही करना। टाइम बहुत शॉर्टेज चल रहा है। चलो अगले टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना? चलो। यस सर। समझ जाओगे, एग्जाम्पल थोड़ा सा दिया हो ना, प्रयास करोगे आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द डेवलपमेंट, हाँ ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। डिस्कस द डेवलपमेंट इन द कंसेप्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन इंडिया इन द व्यू ऑफ संथानम कमेटी रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमें संथानम कमेटी रिपोर्ट डिस्कस करना मैंडेटरी हो गया। साथ साथ में 47वीं रिपोर्ट भी डिस्कस करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही है कि आपको इसके डेवलपमेंट को डिस्कस करना है, जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, ठीक ना? लेकिन इसमें हमने रिपोर्ट डिस्कस नहीं किया था थ्रोली में। क्वेश्चन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको संथानम कमेटी डिस्कस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कहता है कि आपको 47वीं रिपोर्ट डिस्कस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के तीन पार्ट हो गए। हमें डेवलपमेंट डिस्कस करना है, संथानम कमेटी की रिपोर्ट डिस्कस करनी है इसके रेस्पेक्ट में, और साथ साथ में 47वीं रिपोर्ट डिस्कस करनी है। वही 18 का क्वेश्चन कहता है कि कंसेप्ट और नेचर डिस्कस करिए, लेकिन 47वीं कमेटी की रिपोर्ट के को ध्यान में रखते हुए करिए, ठीक ना? अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। एक मिनट रुक जाओ, बस मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, पानी लेकर के आता हूँ।
अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो संथानम कमेटी की स्टार्ट करते हैं। संथानम कमेटी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डिस्कस कर रहा था तभी मैं आपको बता दिया था कि मेन टॉपिक जो बनाया गया था करप्शन को डील करने के लिए। मैं आपको उस समय बताया था कि जब लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर के क्वेश्चन उठने लगे कि सरकार करप्शन को लेकर क्या कर रही है, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, और नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो शास्त्री जी ने उठ करके उसका जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन बेटर होगा कि उस कमेटी में हम ही लोग मेंबर रहें। हम ही लोग का मेंबर का मतलब ये था कि लोकसभा राज्यसभा के लोग ही अगर मेंबर रहें तो शायद ज्यादा काम तेजी से होगा। तो संतानाम जो थे वो एक एमपी थे, वो बहुत ही तेज तरार एमपी थे। उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, वो संतानाम कमेटी की रिपोर्ट कल आई। तो वह कमेटी ने डिसाइड, और इस मुश्किल से 6 या 7 महीने में हम अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। और वह कमेटी वास्तव में बहुत ही हार्ड वर्किंग कमेटी थी, तुम लोगों की तरह। उस कमेटी ने तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया, लेकिन इंडो चाइना वार छिड़ गया उसी समय, 62 का दौरान था। सरकार को नए कानूनों में अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस होने लगी। सरकार ने कहा कि संतानाम कमेटी को कि आप अपने उस एक्ट को थोड़ा सा काम रोकिए और हम आपको कुछ काम असाइन करते हैं, उस काम को करके हमें दीजिए, ताकि हम लॉ में तेजी से अमेंड कर सकें। तो संतानाम कमेटी ने मेन काम को अपने रोक दिया और बहुत सारे नियम कानूनों पर अपना सजेशन दिया। जब वह युद्ध खत्म हो गया और रिपोर्ट लॉ बहुत सारी चीजों पे अमेंड हो गया, फिर संतानम कमेटी ने अपने इनिशियल वर्क पर काम करना शुरू किया। इनिशियल वर्क पर काम करते करते इसने काम को कंप्लीट किया और 1964 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जब इसने रिपोर्ट करप्शन के मैटर पे सौंपी तो इसने रियलाइज किया कि करप्शन के मुद्दे को डील करने के लिए ये सबसे हीनस क्राइम है, और उसमें कहा गया कि यह करप्शन जो है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। और उसी को डील करने के लिए संथानम कमेटी ने बहुत सारे मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। संथानम कमेटी की रिपोर्ट लगभग 100 पेजों के आसपास की होगी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक के मुद्दे पर इसमें 2 या 3 पेजेस ही आपको मिलेंगे। तो चलिए, हम आपको करप्शन का टॉपिक डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बाकी रिपोर्ट पर डील नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो मैटर है, जो पेजेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उसी हम पर हम आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे सिलेबस में यह रिपोर्ट नहीं है, 29th रिपोर्ट हमें डिस्कस नहीं करना है सिलेबस में, लेकिन हम 29th रिपोर्ट को डिस्कस किए बिना इस डब्ल्यूसीसी के क्राइम को समझ नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे 29th रिपोर्ट क्यों सौंपा गया था? क्योंकि संथानम कमेटी ने लास्ट में सजेस्ट किया था, लास्ट में रिपोर्ट सौंपते समय संथानम कमेटी ने कहा था कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इस मैटर पे एक अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए, जो कि आईपीसी में क्या क्या अमेंडमेंट हो अपना विचार व्यक्त करे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, संथानम कमेटी के विचार को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना रिपोर्ट सौंपा, और वह रिपोर्ट प्रपोजल टू इंक्लूड सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस आईपीसी में अमेंडमेंट करने के लिए सजेस्ट किया। तो यह भले सिलेबस में न हो, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है, जो 47वीं रिपोर्ट डिस्कस करना है, वो हमारे सिलेबस में भी है। तो आपको क्वेश्चन तो 2 ही पॉइंट पर डिस्कस करना है। एक तो आपको संथानम कमेटी पर डिस्कस करना है, और एक 47वीं रिपोर्ट पर डिस्कस करना है। तो हम दोनों का फोकस संथानम पे और 47वीं रिपोर्ट पे ज्यादा होगा। 29th को हम साइड बाय साइड ले लेंगे, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि जिस चीज को पढ़े वो थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ो, बाकी तो एग्जाम आते जाते रहेंगे। अब हम शुरू करेंगे संथानम कमेटी की रिपोर्ट। जब हम संथानम कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पेज नंबर 53, शायद ये पेज नंबर नहीं होगा, ये पैरा नंबर 53 54 होगा, एक गलत है, मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। पार्थ, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे डाउट है, पेज नंबर था ही नहीं, ये पैरा होगा ये, है ना? क्योंकि मैं पैरा को ही फॉलो करता हूँ।
देखो कोई भी रिपोर्ट पढ़ना होता है ना, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक लाइन बना देते, एक एक हो गया ना, जो भी हो, इसको अगर इस तरह करेगा तो एक नंबर दे देते हैं, अगर दूसरा आया तो दो नंबर दे देते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग पैरा नंबर से ही पढ़ते हैं, तो पैरा नंबर ही होगा, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूंगा इसके लिए, सॉरी। अब हम समरी में क्या क्या इसमें संथानम कमेटी में हमें डिस्कस करना होगा। संथानम कमेटी ने सबसे बड़ी खासियत ये थी कि संथानम कमेटी ने अब बताया कि कौन कौन ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कैटेगरी में आएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, और ये नया नया ट्रेंड आ ही रहा था। तो इसलिए इस कमेटी ने एक कैटेगरी बनाई सोशियो की, कौन कौन ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कैटेगरी में आएंगे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो 8 पॉइंट डील किए गए हैं, ये 8 कैटेगरी डील किया गया इसने। संथानम कमेटी ने कहा कि 8 तरह के ऑफेंसेस जो हैं वो हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। और इसकी इतना खूबसूरत ये 8 पॉइंट है, इसी पॉइंट को लेकर के जब बाद की रिपोर्ट सबमिट हुई, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सबमिट किया, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने पैरा नंबर 2 पे और पेज नंबर 2 पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस क्लियर कट लिखा कि संथानम कमेटी ने जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी मेंशन किया गया था, वो कैटेगरी परफेक्ट है, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो यह कमीशन ने यहाँ पे इस रिपोर्ट को मेंशन कर दिया। अब जब 47वीं रिपोर्ट सबमिट हुई, 47वीं रिपोर्ट ने क्या किया, इसने कहा कि जो 29th रिपोर्ट में पैरा नंबर 2 पे जो कमेटी का डिवीजन किया गया था वो परफेक्ट है। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है, आप कह सकते हैं कि 47वीं रिपोर्ट ने 29th को रेफर किया, और 29th रिपोर्ट ने संथानम कमेटी को उस रेफर किया। तो हम कह सकते हैं कि संथानम कमेटी की जो कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं, 8 कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं, इसी को चाहे 29th लॉ कमीशन है उसने भी डिक्टो फॉलो किया, या 47th लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसको फॉलो किया। अगर आप कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखते हैं, शायद आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। 2 मिनट में बाद हम आपको डिस्कस कर देंगे कि 8 कैटेगरी में कौन कौन ऑफेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कैटेगरी में ऑफेंसेस आते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें इसी बात पर डिस्कस हुआ था, इमरजेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वर्ल्ड में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का इमरजेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए जब हम आपको डिस्कस कर रहे थे, इमरजेंस जब आपको डिस्कस करेंगे तो हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट डिस्कस कर रहा था ना, शायद वहां पे छूट गया था जल्दी जल्दी में, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। इसमें ये भी है, जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन आता है ना कि इवोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो इस रिपोर्ट ये संथानम कमेटी का जो लाइनिंग है उसको हम कोट करेंगे। इसका कोट करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और फिर हम एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया था कि क्या क्या मैटर जो है इसके एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया गया। तो हम कह सकते हैं कि संथानम कमेटी में 3 पॉइंट पर ध्यान रखना होगा। पहली कहेगी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कैटेगरी में ऑफेंसेस कौन आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक का इमरजेंस कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, और एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट कलर क्राइम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं शुरू में आपको डिस्कस कर रहा था इवोल्यूशन का, तो मैं वहां 29th को रेफर किया था, ध्यान में रखना। मैं किस को रेफर किया था, इवोल्यूशन में 29th का को रेफर किया था। मैंने संथानम कमेटी को छोड़ दिया था, जबकि हमें संथानम कमेटी को यहाँ पे लिखना चाहिए था। पार्थ इसको नोट डाउन करो, इसको हम संथानम कमेटी को ऐड करेंगे। अगर हम संथानम कमेटी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक कैसे डेवलप हुआ, ये 29th रिपोर्ट बताती है। असंथानम कमेटी अगला लाइन उसकी बताती है कि जब साइंटिफिक डेवलपमेंट दुनिया में बहुत तेजी से हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट जब दुनिया में बहुत तेजी से हुआ, तो उसमें क्राइम करने के जो क्राइम का जो नेचर था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए कि संथानम कमेटी एग्जाम्पल देती है कि दुनिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट होने से क्राइम करने के, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। तो क्या हम मॉडर्न टाइम में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया? कह सकते हैं। एटीएम जो इंटरनेट बैंकिंग जब से आया हुआ है, या जिस तरह के फ्रॉड बैंकों में हो रहा है, वो इस तरह सिंपल सा दिखा रहा है कि हाँ इस तरह की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। आप डे बाय डे हाईजैकिंग का एग्जांपल आप सुन ही रहे हैं, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं।
तो वहां पर हम कोट करते हुए हम इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम संथानम कमेटी को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कहा गया था। चलिए देखिए, शुरू में संथानम कमेटी जब इसको लिखना शुरू करती है पैरा नंबर 53 और 54 पे, तो संथानम कमेटी सोशल ऑफेंस वर्ड यूज करती है, लेकिन बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि एक्चुअल में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस ही हैं। तो संथानम कमेटी ने कहा कि आईपीसी में क्या अंतर है, आईपीसी और सोशियो इकोनॉमिक में क्या अंतर है, आईपीसी की समस्या क्या है, आईपीसी को क्यों अमेंड करने की जरूरत है। ये देखो, इस कमेटी में एक बात कही गई थी जब ये संथानम कमेटी आई थी। संथानम कमेटी ने पहले तारीफ किया आईपीसी की, वही लाइन बाकी कमेटियों की रिपोर्ट ने भी कट पेस्ट कर लिया है। तुम सब घबराना मत, तुम सब ओरिजिनल पढ़ोगे ना रिपोर्ट ला कमीशन ऑफ इंडिया की, तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, वाह क्या लाइन लिखा गया, क्या लाइन लिखा गया है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका सोर्स जानो। इस कमेटी में कहा गया था, संथाना कमेटी ने आईपीसी की तारीफ करते हुए कहा कि क्योंकि ये आईपीसी कब बना था, 1860 में। संथानम ने रिपोर्ट कब सौंपा, 1964 में, लगभग 100 साल पूरे होने के बाद। संथानम कमेटी ने आईपीसी की तारीफ करते हुए कहा, लगभग 100 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी आईपीसी इस तरह से वेल ड्राफ्ट किया गया है कि उसमें मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन मॉडर्न चेंजेस में नए कैटेगरी के ऑफेंसेस आने की वजह से उसमें अमेंड करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, आईपीसी में क्या प्रॉब्लम है कि जो अमेंड करने की जरूरत है। तो कहा गया कि आईपीसी में जो मेजर ऑफेंसेस कवर करता है, आईपीसी जो कवर करता है उसमें उन ऑफेंसेस को कवर करता है जो या तो पर्सन को के खिलाफ क्राइम होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ए ने बी का मर्डर किया, सी ने ग्रीवस हर्ट किया, डी ने रेप किया, ये पर्सन को कवर करता है, पर्सन को। या तो प्रॉपर्टी को, भाई 100 रुपया चुरा लिया 3 साल की सजा, 200 चुरा लिया 500 चुरा लिया, या स्टेट के खिलाफ कवर करता है। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उस तरह के ऑफेंसेस को कवर करने में फेल हो जा रहा है। तो इसीलिए एक नए चैप्टर को इसमें इंटर करने की जरूरत है। इस तरह का ये डिफेक्ट बताया गया, ये बहुत ही पर्सन, प्रॉपर्टी और स्टेट को ही कवर कर पा रहा है, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसको कवर करने में फेल हो जा रहा है। तो एग्जाम्पल दिया गया कि हम 8 कैटेगरी में बताएंगे कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के हैं कौन। एक बात तो बता दें तुमको, जितने स्पेशल लॉ हैं, मैक्सिमम स्पेशल लॉ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ही कवर करते हैं, मैक्सिमम। अब यहाँ पर हम आते हैं कैसे। अब जैसे एग्जाम्पल पहला लिया गया, पहला एग्जाम्पल इसमें कहा जा रहा है कि offenses calculated to prevent or obstruct economic development of the country and in danger to economic health। कह रहा कोई ऐसा अपराध हो जिससे कि इकोनॉमिक, कंट्री के इकोनॉमिक को ही इफेक्ट कर दे, उस तरह के ऑफेंसेस को हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहेंगे। जैसे कि बी रामाराजू का केस, क्या बी रामाराजू का केस भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा था, भारत के इकोनॉमिक हेल्थ को प्रभावित कर रहा था? ऑफ कोर्स, बी रामाराजू जो 14,000 करोड़ का घोटाला किया था प्रभावित कर रहा था। क्या हर्षद मेहता का जो शेयर घोटाला था वो भारत को प्रभावित करता है? क्या वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएगा? ऑफ कोर्स वो करता है। अगर अरबों रुपए का घोटाला चाहे जितने पॉलिटिशियन करते हैं, तो क्या भारत के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है? हाँ, करते हैं। अब आपने 2G 4G 3G जितने भी हैं, तो अब हो गया एक एग्जाम्पल, इवेजन एंड एवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस लॉफुली इम्पोज्ड। अब हम जो लोग जो पढ़ रहे थे, अभी अभी जो केस पढ़ रहे थे, एक केस था राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा मुस्लिम था वो, नाम भूल रहा हूँ। एक मुस्लिम था ना जिसपे 40,000 करोड़ का बकाया था, इलीगल प्रॉपर्टी का जो था, कौन सा मुस्लिम था? हसन। हाँ हसन। हाँ, हसन था, कुछ और पूरा नाम भी उसका था। हाँ, हसन हम कह सकते हैं, हसन। अब मान लीजिए कि हसन जैसा आदमी जिसके ऊपर 40,000 करोड़ का टैक्स का एवाइजन, मतलब वो पे करने से बचता है, वो टैक्स एवॉइड करता है, तो इस तरह का क्या अपराध इस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंतर्गत आने चाहिए कि नहीं आने? तो ऑफकोर्स इस तरह के आने चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई टैक्स पे नहीं करता है, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, हम लोग साल में भी भरते हैं,
मान लीजिए कि साल में भरने की वजह से अगर गलत भर दें, जैसे हमारी वाइफ की सिस्टर सीए है, अब उसको मास्टरी हासिल है इसमें भरने का, लेकिन मैं उसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमारा एक भी आईटीआर जो है इधर से उधर गलत मत भरना, क्योंकि हमारे सपोर्टर कम और विरोधी ज्यादा हैं, और तुरंत हमारे खिलाफ केस कर देंगे कि आपने गलत आईटीआर भर दिया और फालतू का तुम बवाल खड़ा कर दोगी। अदरवाइज वो कहती है कि नहीं सारा टैक्स मैं आपको बचा दूंगी, हमें बचाने की जरूरत नहीं है, जितना टैक्स लगता है तुम उतना टैक्स दे दो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लगभग लगभग 50 या 60 हजार का टैक्स जमा करना पड़ता है। इस तरह का चीज है, अगर मान लीजिए मैं अवॉइड करता हूँ, इवेजन करता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरह का सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। ठीक ना। अब अगला अगला आ गया मिसयूज ऑफ देयर पोजीशन बाय पब्लिक सर्वेंट्स इन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्पोजल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब हुआ कि इस तरह के ऑफेंसेस कोई पब्लिक सर्वेंट्स हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में इधर उधर कर दे, या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने में इस तरह का प्रॉब्लम कर दे, इस तरह के लाइसेंस इशू कर दे गलत तरीके से। जो 2G का मैटर था, सबको मालूम होगा यार, सॉरी, जो 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था उसमें क्या हुआ था भाई, उसमें तो यही था ना कि पब्लिक सर्वेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर ऐसे करके दे दिया था, या पब्लिक प्रॉपर्टी को गलत तरीके से लाइसेंस दे दिया गया था। तो क्या 2G स्पेक्ट्रम के जो घोटाले हैं इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएगा? क्या कनिमोजी, राजा, ये सबको हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कैटेगरी में ला सकते हैं? ऑफ कोर्स ला सकते हैं। अलग बात है कि पॉलिटिकल सांठगांठ से सब इक्विटल हो गया है, सब मजा ले रहा है सरकार बनाने के चक्कर में, लेकिन इस तरह के जो मैटर हैं सारे इसमें सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएंगे। Delivery by individual and industrial commercial undertaking of goods not according with agreed specification fulfillment of contract। मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इस स्पेसिफिकेशन में या इस कंडीशन के साथ आप माल की सप्लाई करेंगे, आप सब स्टैंडर्ड सप्लाई कर दिए, तो क्या होगा? होता क्या है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, तुम लोग फेसबुक पर भी खूब शेयर करते रहते हो, रोड एक तरफ से बनते रहता है, दूसरी तरफ से उखड़ते रहता है। अब क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, रोड बनने का टारगेट रहता है कि 10 साल चलेगा, 1 साल में पूरा उनके पीच उच उखड़ जाते हैं। गाँवों में तो ऐसा खास तौर से होता है। वो क्या होता है, यही तो होता है ना, और इंजीनियर को पैसा दे देता है, इधर उधर करके पास करा देता है, या विधायक जी की मदद से सब काम हो जाता है। इस तरह के जो काम जो होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जो भी सरकारी जो कामों में होता है, मैक्सिमम इस तरह के जो देखे जा रहे हैं वो सब सोशियो इकोनॉमिक में आएंगे। ये कहता है प्रॉफिटियरिंग या ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग। अब इस बहुत बड़ा गेम है, जो किसानों का जो विरोध चल रहा है, वो बहुत बड़ा एक टारगेट चल रहा है हम उस पे। ये इस तरह के तीनों मैटर जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, अमीर आदमी के पास अरबों खरबों का पैसा होता है, किसान के पास क्या होता है? हम लोग को बचपन में पूरा याद है कि हम लोग हमेशा एक मतलब कि बनियान के लिए, कपड़े के लिए हमेशा डिपेंड करते थे कि नहीं हाँ फसल का उत्पादन होगा, इसके बाद जो होगा उसी पर आदमी जिद करता था कि नहीं भाई गेहूं होगा, मतलब गेहूं बेचाई तो मतलब कपड़ा खरीदा ही। इस तरह का बात को लेकर के किसान का क्या होता है, सारा उसी पर डिपेंड करता है। किसान का अगर उत्पादन हो गया तो वो ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकता कि नहीं हम 6 महीना बाद जब दाम बढ़ेगा तभी हम बेचेंगे। अरे भाई जो भी दाम है चलो लेकर के बेचो, पहले खाने को रहेगा तभी तो कुछ होगा ना। अब आलू का दाम है मार्केट में 50 रुपए किलो है। अब मुझे पूरा होशो हवास में, अभी तो मैं घर नहीं जा रहा हूँ, पूरे मुझे उम्मीद है कि हम लोग मतलब आलू का उत्पादन होता था, 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो होता था, और आलू इतना सड़ जाता था कि आलू को ले जाकर गंगा नदी में फेंक देता था, बहा देता था, एक गुस्से के मारे कि आलू का कोई भाव ही नहीं रहता था। आलू का ये कंडीशन होता था। इस टाइम वही होता है जब किसान का उत्पादन होता है, तो वही बात है। अब बड़ा बड़ा क्या करेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पैसा इन्वेस्ट करके सारा के खरीद लेगा मार्केट में। तो ये समस्या है, अगर इस तरह का ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग अगर की जाती है तो इस तरह के जितने भी ऑफेंसेस होंगे सोशियो इकोनॉमिक में ही आएंगे। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड ड्रग्स। अब जैसे मान लीजिए कि हम तुम लोग को एक पढ़ा रहे थे ना, केस था मेसर्स नेस्ले वाला, मैगी नूडल्स का केस पढ़ा रहे थे, तुम सबों को मालूम होगा ना। तो मैगी नूडल्स का जब तुम लोग केस पढ़ा रहे थे, तो अब बताओ कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस आएंगे, क्या वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं? ऑफ कोर्स सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंतर्गत वो आएंगे। अब थेफ्ट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फंड्स। देखो थेफ्ट करना, अब मान लीजिए हम तुम्हारी मोबाइल चुरा ले, तुम हमारी चुरा चुरा लो, ये सिंपल थेफ्ट होगा, चुराए तो हूँ
लेकिन हमारी तुम्हारी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई काम कर दे एंड पब्लिक फंड का कोई काम कर दे, तो ये तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो जाएगा। जो मिनिस्टर होते हैं, जो नेता होते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी चुराते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक फंड की चुराते हैं। ट्रैफिकिंग इन लाइसेंस परमिट्स, ये भी एक बहुत बड़ा गेम होता है। इस तरह के जो 8 ऑफेंसेस होते हैं, ये 8 तरह के ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डिवाइड करते हैं। और इसको तुम रट जाना है, ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा है, समझने के लिए भी है। अगर कभी डाउट हो कि भाई ये वाला ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से पढ़ करके तुम इसको साइट कर सकते हो। अब इसी बात को यहाँ पर इसको फॉलो किया गया इस रिपोर्ट में। अब इमरजेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, इमरजेंस कब हुआ? अब ये कह रहा है कि भारत जैसे देश में जब से साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, तब से मास लेवल पर इस तरह के ऑफेंसेस वो हो रहा है। और साइंटिफिक डेवलपमेंट से हुआ क्या है, ये 2 ग्रुप डिवाइड हो गया है। पहले क्या होता था कि सोसाइटी में 3 ग्रुप होते थे। एक होता था लोअर क्लास, एक होता था मिडिल क्लास, एक होता था अपर क्लास। तो अमेरिका जैसे कंट्री में क्या होता है, लोअर क्लास या अपर क्लास। भारत जैसे कंट्री में क्या होता है, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। लेकिन भारत के जो इस तरह का जो दौर चल रहा है, कुछ सालों बाद मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। या तो लोअर क्लास रहेगा या तो अपर क्लास रहेगा। मिडिल क्लास के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो ये उस जमाने में 1964 के समय में ही बताओ कितने दूरदर्शी थे। सरकार के खिलाफ इन्होंने लिखते हुए रिपोर्ट में सीधा लिख दिया था कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस समय बहुत ज्यादा हुआ भी नहीं था। अब 64 में कौन सा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था? न तुम्हारा कोई फेसबुक था, न कोई ट्विटर था, न कुछ था, न ही मोबाइल था, न मेल था, न वो था। अलग बात है कि किसी की मार्कशीट मेल आने से पहले ही मेल के थ्रू मिल गई हो, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह का जो चीजें हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट कंट्रोल की चीजें हैं, ये इमरजेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक को कवर करता है। और इसके आने की वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक ना, दिस टाइम मोर डेंजरस। और इसमें कहा गया कि जो इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, ये ट्रेडिशनल क्राइम की अपेक्षा ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, मोर डेंजरस होते हैं। इसमें फिनेंशियल स्टेक्स हायर लेवल पे होता है, बिकॉज दे काज इरेपरेबल डैमेज टू पब्लिक मोरल्स। इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी बात होती है जब करप्शन होने लगते हैं तो पब्लिक का मोरल भी डाउन हो जाता है। उसको लगता है यार हम मेहनत करते रहे, वो सब चीजें। कुछ और एग्जाम्पल इन्होंने संथानम कमेटी ने साइड किया है, उसी को मतलब आप कह सकते हो ब्रीफ में किया है। इसी पॉइंट को लेकर के थोड़ा समराइज किया गया है, बहुत ज्यादा सोचने समझने की नहीं है। जैसे टैक्स इवेजन का हो गया, शेयर पुशिंग हो गया, मोनोपोलीज हो गया, यूजरी अंडर होल्डिंग प्रॉफिटिंग, उसी को डिवाइड किया गया, टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा नहीं है। तो संथानम कमेटी के बस यही 3 पॉइंट है जिसको कि हमें डिस्कस करना था, और हमने डिस्कस कर दिया। अब हम थोड़ा सा और टाइम लेंगे, हमें मालूम है कि टाइम खत्म हो रहा है तेजी से, लेकिन बस ये है। और 29th रिपोर्ट को खुद ही पढ़ लेना। इसमें कहा गया डिफिनेशन ऑफ व्हाइट कलर क्राइम एंड सदरलैंड। इसको जब 29th रिपोर्ट की जब बात आई थी तो इसमें सदरलैंड ने डब्ल्यूसीसी को डिफाइन किया था। तो सदरलैंड के डिफिनेशन को फॉलो किया गया है। अर्नाल्ड के डिफिनेशन को भी इस कमेटी में चर्चा किया गया था। और इसी कमेटी में बताया गया था व्हाइट कलर क्राइम कौन होते हैं और ब्लू कॉलर क्राइम को क्या होता है। जैसे हम तुम लोग को बता रहा था ना कि आईपीसी में जनरली जो ऑफेंसेस हैं वो ब्लू कॉलर क्राइम होंगे, लेकिन जो आईटीपीए में है, एनडीपीएस में है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में है, करप्शन एक्ट में है, ये सारे के सारे व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाएंगे। मतलब व्हाइट कॉलर मतलब सोशियो इकोनॉमिक ऐसे डिवाइड कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ व्हाइट कलर क्राइम, इसमें हिस्ट्री भी डिस्कस किया गया था। तो सदरलैंड ने जो डिफाइन करता है कि यह जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो रिस्पेक्टेबल होता है और सोसाइटी में हाई सोशल स्टेटस रखता है और अपने ऑक्यूपेशन के दौरान क्राइम करता है। और इसी डिफिनीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता है इस कमेटी में। और कहा गया कि इस डिफिनीशन में मेन फोकस ऑक्यूपेशन पर है। और इस डिफिनीशन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है समराइज करता है कि कहता है क्राइम कमिटेड बाय अपर क्लास। इसमें अपर क्लास ही कहता है। यहाँ शुरू में तुम्हें बता दिया था कि अपर क्लास का मतलब तुम्हें कास्ट से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, क्षेत्र से मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। होता है ना जिसके पास पैसा वही कहावे भैया, वही इस तरह का है ना, तो बस वही है। क्राइम मस्ट बी रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन। और नॉन की डिफिनेशन क्राइम किया गया।
और इसी कमेटी में व्हाइट कलर क्राइम को बताया गया कि व्हाइट कलर क्राइम क्या है। एक क्राइम अपर क्लास करता है या मिडिल क्लास करता है। ये ब्लू कॉलर क्राइम होते हैं, जनरली क्राइम बाय अंडर प्रिविलेज जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। हिस्ट्री में पहले बता दिया था इसका, अब तुम लोग को डिस्कस पहले क्लास में कर दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट 47वीं रिपोर्ट में क्या चर्चा की गई थी जिसके लिए सिलेबस में रखा गया। 47वीं रिपोर्ट में डिफिनीशन बताया गया कि इसका क्या डिफिनीशन होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक के डिफिनीशन भी बताए गए और WCC के डिफिनीशन बताए गए, एग्जाम्पल भी बताए गए। जैसे पिछले क्लास में बता रहा था ना डिफिनीशन एग्जाम्पल, तो उसको यहाँ पर भी रखा गया है। सोशियो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक क्या है, ये इंटरसेक्टिंग सर्किल भी मैं बता दिया था। साइलेंट फीचर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इसको नहीं बताया था, इसी को मैं डिस्कस करके कंप्लीट करूंगा और इसके बाद में खत्म कर दूंगा। तो अब हम आते हैं इसको, जब डिफिनेशन दिया गया था कि व्हाइट कलर क्राइम है कौन, तो बता दिया। एग्जाम्पल जो है ना यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है? देखो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि उसी डेफिनेशन को हमने 47वीं कमेटी का, देखो लिखा हो ना कि 47वीं कमेटी की जो रिपोर्ट में एग्जाम्पल कोट किया गया था, उसी एग्जाम्पल को मैं कोट कर रहा हूँ। वही एग्जाम्पल 1 है, वही 2 है, वही इस साइड में भी एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो उसी की मदद से मैंने इसको डिस्कस किया था। मेन पॉइंट हमारा साइलेंट फीचर है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। साइलेंट फीचर में क्या कहा गया था, अगर तुम्हें खुद का पढ़ने का कभी मन करे तो पैरा नंबर 1.7 पे जाकर के इस जजमेंट, इस रिपोर्ट के पैरा नंबर 1.7 पे इस रिपोर्ट को तुम पढ़ सकते हो। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साइलेंट फीचर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं। पहला कहा गया था मोटिव, और इसी बेस को बना करके मैंने ट्रेडिशनल क्राइम और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अंतर भी किया था। जैसे मैं अंतर बता रहा था ना, देखो जो अंतर बताया था, जैसे मोटिव का अंतर मैंने कहाँ से लिया, 47वीं रिपोर्ट से लिया। मोड ऑफ ऑपरेशन का कहाँ से अंतर लिया, तो 47वीं रिपोर्ट से लिया। ये तो मेरे सिलेबस में है भी। तो चलो हम फिर से एक बार साइलेंट फीचर डिस्कस करके क्लास को समाप्त करते हैं। भाई तुम सब हो कि पता चलेगा तुम सब गायब और हमें अकेले संघर्ष कर रहे हैं। नहीं यार तुम सब डटे हुए हो। थैंक्स, बाय हार्ट तुम लोगों को थैंक्स बोलता हूँ यार। सही कि हम भी पढ़ा लेंगे तो हमारा भी एक दिल का सुकून रहेगा कि चल यार पैसा कम से कम ले रहे हैं तो कुछ ईमानदारी तो बरत रहे हैं। थैंक्स सुब्बा। चलो कम से ठीक है। नहीं यार, गवर्नमेंट अगर 1 लाख की सैलरी दे रही है और हम काम भी ना करें पैसा ले लें तो करप्शन भी तो हुआ ना। व्हाइट कलर क्राइम में तो हम भी तो आ जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि करप्शन का मतलब सिर्फ ये मतलब नहीं होता है जिंदगी में कि पैसा ले लिए तो बस वही करप्शन है। करप्शन का मतलब है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ करप्शन। जो आपको ड्यूटी दी गई है अगर उसको आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो वो भी एक करप्शन का ही प्रकार है, ठीक ना। चलो ये तो फिलोसफी हो गई, टाइम पास था। And there are following salient features of the socio-economic offenses। तुम सब जहां पर भी रहना, चाहे टीचर रहना, चाहे प्रोफेसर रहना, चाहे जो भी रहना, भाई ईमानदारी से काम करना। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम ही ऐसा कर रहे हैं। हम लोग BHU में टीचर थे, चाहे मुरली सर हो, चाहे पांडे सर हो, चाहे अजय सर हो, जितने भी टीचर हैं, नए टीचरों का मैं नहीं कह सकता, सारे टीचर बड़ी ईमानदारी से क्लास लेते थे। और मुरली सर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 1 घंटे क्लास 1 घंटा में ही कंप्लीट कर दिए। मुरली सर जब भी क्लास लेते थे तो कम से कम 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मिनिमम उनका होता था। तो ये था हम लोग का, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ हैं, जो आदमी सीखा है वही सिखा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी जो सीखे हो आगे ले जाकर बढ़ाओगे इसको। चलो मोटिव क्या है इसका, इतना इमोशनल पार्ट। मोटिव क्या है, इसमें कहा गया कि मोटिव ऑफ क्रिमिनल इज एवराइज। इसका प्रोनाउंसिएशन भाई देख लेना, अंग्रेजी का ठिकाना नहीं है लेकिन यही होगा इसका, एवराइज। एवराइज में से एक्सट्रीम ग्रीड, एक ग्रीड होना अलग चीज है और उसमें भी एक्सट्रीम ग्रीड लग जाए तो एक और अलग बात आ जाती है। The motive of the criminal is avarice or rapaciousness। इसका नॉट लस्ट और हेट, यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया था कि साइलेंट फीचर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या है। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मेन फीचर है कि यहाँ ग्रीड होता है, इसमें लस्ट और हेट नहीं होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैं भी थोड़ा दिमाग लगा दिया। मैं जब अंतर बता रहा था ट्रेडिशनल क्राइम से, तो मैं इसी को मोटिव को लेकर के अंतर बना लिया। ऐसे ही अंतर बनाया जाता है क्योंकि हम तो अथॉरिटी है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो हमने भी वही किया था।
हमने उसी रिपोर्ट से लिया, 47वीं रिपोर्ट से लिया, और हमने यहाँ लिख दिया कि मोटिव ऑफ द क्रिमिनल इज अवराइस नॉट लस्ट और हेट। जब यहाँ पे लस्ट और हेट नहीं है तो ट्रेडिशनल में हर लस्ट और हेट है, तो इसी को हमने पढ़ करके इसी को अंतर बना लिया, क्योंकि इस साइड में जितने हम ट्रेडिशनल क्राइम के रिगार्डिंग है कोई अंतर बताया नहीं गया है। ये पहले वाले अंतर के बेसिस पर हमने दूसरे का अंतर इन्फर कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। तुम सब घबराना मत, वहीं से पढ़ लोगे। मोटिव इज द क्रिमिनल, मोटिव ऑफ द क्रिमिनल इज अवराइस और रेप्रेसियसनेस नॉट लस्ट और हेट। दूसरा पॉइंट है बैकग्राउंड इन द इमोशनल नॉन इमोशनल। यहाँ के बैकग्राउंड में भाई कोई इमोशनल नहीं चलता है। 2000 टीचरों का करप्शन करना है, अब चाहे अब ये सोचना ही नहीं है कि जिस बच्चों का 2000 का मैं हटा रहा हूँ वो 16 घंटा पढ़ा होगा कि 17 घंटा पढ़ा होगा, किससे अपनी जुदाई सहा होगा, किससे तन्हाई सहा होगा, इसे कोई मतलब नहीं है भाई, कोई इमोशन नहीं है। उनको 2000 को बाहर करो, 2000 की लिस्ट लो और 2000 में डाल दो, तो बस यही है। अब वही बात तुम लोग फॉर्डर स्कैम के बारे में भी जान रहे हो कि गाय भैंस जो वहां पर तुम लोग रख रखे हो, वो चारा बिना मरेगी कि जलेगी या भूखे मरेगी, तड़प कर मरेगी, वहां कोई इमोशन इमोशन काम हो नहीं करता है। बस पैसा कमाना है तो पैसा ही कमाना है। जो भी वो एक उसकी मूवी देखे थे ना, इसकी इमरान हाशमी कह रहा हूँ, एक जो एक्टर बहुत अच्छा एक्टर था जो मर गया था, और मर गए थे, क्या नाम था, पान सिंह तोमर मूवी में उन्होंने बनाया था, जो भी था। इरफान खान। इरफान खान ने एक मूवी बनाया था जिसमें उनकी बच्ची क्या होती है, पुल जो होता है ना, बड़ा सा पुल होता है, तो बड़ा सा पुल जो गिर जाता है तो उसी में मदारी। बच्ची, हाँ मदारी, हाँ मदारी मूवी। तो वहां पे क्या होता है कि उसमें कोई इमोशन नहीं चलता है कि पुल गिरेगा तो कौन मरेगा कौन बचेगा, हाँ भाई बस पुल बन जाए पैसा वसूल हो जाए, वहां काम चलता है। तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं पुल बनाने में, वहां कोई किसी का इमोशन नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही देखे ना लास्ट में उसके बेटे को जब गैस से जला करके मारने का प्रयास करता है तो तुरंत उसका इमोशन जग जाता है उसके बाप का। तो यही अंतर आता है अपने और दूसरे में। तो यही कहता है कि यहाँ पे कोई इमोशन का जगह नहीं होता है, देर इज नो इमोशनल रिएक्शन एज बिटवीन द विक्टिम एंड द अफेंडर। इसको मालूम ही नहीं है कि पुल गिरेगा तो इमरान आएगा कि राम आएगा कि रहीम आएगा कि लक्ष्मी आएगी, कौन आएगा, इसमें कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, गिरे गिरे जाए मरे, खत्म कहानी। तो यहाँ पे लेकिन जब अनलाइक, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम जाते हैं मर्डर के केस में तो वहां इमोशन होता है। चाहे इमोशन में इमोशन चाहे हेट का हो, चाहे लव का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे रेप में हो, चाहे डिफेमेशन हो, एक कहीं ना कहीं फीलिंग होती है, इमोशनल टच होता है। वो इमोशनल चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में। इसको तुम पॉइंट रख करके अंतर बना सकते हो। अगर पूछ दे कोई कि भाई ट्रेडिशनल क्राइम में और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्या अंतर है, तो तुम मोटिव को भी पॉइंट बना करके अंतर बना सकते हो कि भाई यहाँ पे ग्रीड है, यहाँ लस्ट नहीं है, जबकि ट्रेडिशनल में लस्ट है। बैकग्राउंड इन नॉन इमोशनल, भाई सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कोई इमोशन की जगह नहीं है, पुल गिरेगा कोई मरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल क्राइम में वहाँ इमोशन होता है, चाहे इमोशन पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन इमोशन वहां पे होता है। दूसरा अंतर बना लिए। अगर तुम्हें तीसरा अंतर बनाना हो विक्टिम को लेकर के कि भाई सोशियो इकोनॉमिक और ट्रेडिशनल में क्या अंतर है, तो तुम कह सकते हो कि जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो विक्टिम होता है वहां पे स्टेट होता है या सेक्शन पब्लिक एट लार्ज होता है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर विक्टिम यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि जो तुम कंज्यूम्स गुड्स, जो अपने गुड्स को सप्लाई की हो, सब स्टैंडर्ड गुड्स को सप्लाई की हो या सर्विस दी हो, तो जो शेयर है जो परचेज करता है, सिक्योरिटी सब अफेक्टेड होगा ना। जैसे मान लीजिए कि मैगी का नूडल नहीं, मतलब मैगी एक नूडल है। जैसे मैगी जो था सब स्टैंडर्ड गुड्स था, अब भाई हजारों करोड़ों आदमी उसको यूज करता था, अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो हजारों करोड़ों को अफेक्ट कर देगा वो। यहाँ पे विक्टिम एट लार्ज होता है। और मान लीजिए किसी को पॉइजन देकर के मारना ही चाहते हो तो उस पॉइजन से एक दो मरेगा। लेकिन अगर तुम इस तरह के मैगी में अगर इस तरह का तुम अगर लीड डाल दो तो हजारों को अफेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसका भी अंतर रख करके तुम ट्रेडिशनल और इसमें अंतर बना लोगे। अंतर बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब फ्रॉड को भी रख करके अंतर बना सकते हो, जैसे कि इसको मैं रख करके बनाया हूं। जैसे कि इसमें कहता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ऑफेंडर इज फ्रॉड।
इस तरह के ऑफेंसेस में फ्रॉड होता है, यहाँ फोर्स नहीं होता है। अब कोई भी नेता कभी भी मारपीट नहीं करता है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, अगर करप्शन करना होगा, जियो को फायदा पहुंचाना हो, चाहे अडानी को फायदा पहुंचाना हो, थोड़ा सा इधर से उधर करिए, पूरा का पूरा एरोप्लेन इधर से उधर हो जाएगा, पूरा पोर्ट बिक जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये लोग जो कभी फोर्स नहीं करते, किसी को मारपीट नहीं होता है। इन लोगों का काम क्या होता है, फ्रॉड होता है। लेकिन जब हम आते हैं ट्रेडिशनल क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पे फोर्स होता है, वहां पे मारपीट होती है, जबरदस्ती होता है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे थेफ्ट हो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, रॉबरी हो, रेप हो, जो भी हो, तो यहाँ फोर्स जनरली यूज होता है। तो इस पॉइंट को रख करके तुम सोशियो इकोनॉमिक और ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में अंतर बना सकते हो। विलफुल है, अब यहाँ पे क्या होता है, विल यूजुअली डिलिबरेट एंड विलफुल होता है। यूजुअली जनरली क्या होता है, जानबूझ करके ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं कि अनजाने में हो गया, अचानक में वैकेंसी निकली और अचानक में हमने गलत सही आदमी को अपॉइंट कर दिया। जनरली इसमें जानबूझ करके, प्री प्लानिंग करके, कूल माइंड हो करके, पूरा कैलकुलेट करके कि ऐसे क्राइम करना है करप्शन को कि कल को सीबीआई भी हमें न पकड़ पाए, मतलब एकदम पूरा प्लानिंग के थ्रू होता है। इसमें इस तरह का होता है। मेल का आता है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक की कैटेगरी में दो तरह के इंटरेस्ट अफेक्टेड होते हैं। बाकी चीजें तुम पढ़ लेना, यही चीजें हैं, इसको लेकर के अंतर भी बना लोगे तो तुम देखे होगे कि तुम इसी के माध्यम से साइलेंट फीचर भी बना सकते हो 47वीं रिपोर्ट के बेसिस पर। और तुम थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दो तो इसी को बेस बना करके तुम अपने यहाँ ट्रेडिशनल और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर के अंतर भी बना सकते हो। तो चलो, आज बहुत ज्यादा हो गया। थैंक्स सारे के सारे तुम सबों को, क्योंकि अब कल थोड़ा बहुत, कल देखो ड्यूटी है, क्लास यूनिवर्सिटी जाना है, तो भाई आप कोर्स पढ़ नहीं पाऊंगा। और अभी तो 1-2 घंटा जो पढ़ाया उसी को अपडेट करने में लगेगा। ठीक ना?